जिस भारत को दुनिया सपेरों का देश कहती थी, उसी भारत के लिए आज दुनिया कह रही है कि वी आर इनक्रेडिबली एक्साइटेड अबाउट द फ्यूचर ऑफ इंडिया। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से उभरती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था ही नहीं है, बल्कि दुनिया के लिए सुनहरे भविष्य की गारंटी भी है। आखिर कौन ऐसी नाव पर सवार नहीं होना चाहेगा जो क्षितिज के उस पार की रोशनी में ले जाने की गारंटी देता हो, जो सबसे तेज गति से चलने के साथ साथ हिचकोलों के कम से कम जोखिम का विश्वास दिलाती हो। भारत उभर रहा है हर पैरामीटर और हर आंकड़े और पैमाने पर, और दुनिया भी भारत की इस उभरती हुई स्टोरी में खुद को भागीदार बनाना चाहती है। एक तरफ दुनिया में मंदी का खतरा है, मंदी की चपेट में दुनिया है, तो भारत 7.2% की ग्रोथ से आगे बढ़ रहा है। यूरोप, अमेरिका महंगाई से त्रस्त हैं, तो भारत महंगाई से न सिर्फ उबर चुका है बल्कि आगे भी बढ़ने की कोशिश कर रहा है। दुनिया की रफ्तार सुस्त है, तो भारत सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना हुआ है। दुनिया का कंज्यूमर सिमट रहा है, तो भारत में कंज्यूमर का एक नया वर्ग तैयार हो रहा है। दुनिया चीन से अपनी मैन्युफैक्चरिंग समेट रही है, तो भारत एक नई फैक्ट्री के रूप में बनकर उभर रहा है। भारत से दुनिया की बड़ी कंपनियों के लगातार बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं। दुनिया युद्ध में बटी हुई है, तो भारत की मजबूत स्वतंत्र विदेश नीति सबको आकर्षित कर रही है। दुनिया की सबसे किफायती और दक्ष लेबर मार्केट भारत में है और सुनहरे भविष्य की गारंटी दे रही है। अपनी पहली स्टेट विजिट पर अमेरिका पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया का ध्यान भारत की ओर खींच लिया। यूएन लीडरशिप और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सेलिब्रेशन से पहले पीएम मोदी ने अमेरिका के दिग्गज बिजनेसमैन और बड़ी शख्सियतों से मुलाकात की। इन बिजनेसमैनों में से एक थे एलन मस्क भी। स्पेस कंपनी स्पेसएक्स और इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने कहा कि वो भारत के भविष्य को लेकर बहुत उत्साहित हैं और उन्हें लगता है कि पूरी दुनिया के सबसे बड़े देशों में भारत एक ऐसा देश है जहां बिजनेस के लिहाज से सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं। सिर्फ एलन मस्क ही नहीं, बल्कि दुनिया के तमाम दिग्गज कारोबारी यही बात कहते आए हैं। कुछ दिनों पहले जो तमाम रिपोर्ट्स आई हैं वो भारत के सुनहरे भविष्य को तस्दीक करती हैं। अब सवाल यह है कि निवेश को लेकर बड़े बिजनेसमैन, बड़े कारोबारी, बड़े दिग्गज भारत की ओर क्यों देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की सरजमी से दुनिया का आह्वान किया है कि आइए हमारे देश पधारिए, यहां निवेश कीजिए। लेकिन क्या वाकई में भारत पूरी दुनिया का स्वागत करने के लिए तैयार है, या कोई संभावनाएं अभी और बाकी हैं, जो चुनौतियां हैं उनसे पार पाना अभी बाकी हैं। बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। ग्लोबल मार्केट एक्सपर्ट और एलिमेंट्स प्लेटफॉर्म्स के चेयरमैन अजय बग्गा सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पर। बग्गा सर, सबसे पहले तो रिदम देसाई हो, चाहे दुनिया के आप कोई भी प्रेडिक्शंस ले लीजिए, रीसेंट पास्ट में अगर हम रेटिंग्स को छोड़ दें तो कोई भी ऐसा दिग्गज कारोबारी नहीं है, दिग्गज इंस्टीट्यूशंस नहीं है ग्लोबल, जो भारत की संभावनाओं से इनकार कर रहे हो, भारत की तरफ ना देख रहे हो। क्या आपको लगता है सर कि हम उस लॉन्च पैड में अब पहुंच चुके हैं जहां से खुले दिल से बस इंडिया को दुनिया का स्वागत करना है और दुनिया के सुनहरे भविष्य की गारंटी भारत बनेगा? देखिए, अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। जैसे आपने बहुत अच्छी तरह समीक्षा की, हमारे पास पॉपुलेशन है, हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, हमारे पास रूल ऑफ लॉ है, प्रोटेक्शन है, प्रॉपर्टी राइट्स की प्रोटेक्शन है, और हमारे पास एक विकसित वर्कफोर्स है जो टेक्निकली बहुत क्वालिफाइड है। तो नेचुरल एडवांटेज भारत के पास बहुत है। इतना बड़ा कोस्ट लाइन है और इससे ट्रेड भी आसान हो जाती है। तो एक डोमेस्टिक मार्केट है जो बहुत ही बड़ा मार्केट और बढ़ता जा रहा है, और साथ में उपलब्धि ऐसी है कि आपके पास बहुत नेचुरल एडवांटेज हैं भारत में मैन्युफैक्चर करने के या भारत से सर्विस एक्सपोर्ट करने के। तो अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं दीपक जी। बट मैं अभी देख रहा था इंटेल का वक्तव्य, $50 बिलियन इंटेल डाल रहा है सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने में
कई देशों में, इजराइल से लेकर पोलैंड से लेकर जर्मनी में, और हर देश उनको सब्सिडी दे रहा है। हमारा भी सेमीकंडक्टर्स का सब्सिडी घोषित हुआ है, बट इंटेल जैसा या नेविडिया जैसा या आर्म जैसा अभी तक कोई घोषणा नहीं आई। तो अपॉर्चुनिटी बहुत है, बट इसको हासिल करने में अभी भी बहुत काम करना पड़ेगा। हम ऐसा नहीं कर सकते कि लोग आते जाएंगे, हमारे दरवाजे खुले हैं। वियतनाम से लेकर, बांग्लादेश से लेकर, मेक्सिको से ब्राजील, पूरा ईस्टर्न यूरोप तैयार है ये एफडीआई लेने के लिए और चाइना +1 से बेनिफिट करने के लिए। अगर हम इसमें सक्षम नहीं रहे तो गाड़ी छूटने का भी डर है, दीपक। सर, आपको क्या लगता है ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जहां पर भारत को काम करने की आवश्यकता है? आपने बिल्कुल सही कहा। सिर्फ ये मानते हुए कि दुनिया का हम सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट बन जाएंगे और यंग जो कंज्यूमर होगा हमारा 30 साल से कम उम्र का, वो तो हम 2030 में सबसे बड़े मार्केट हो जाएंगे। लेकिन हम सिर्फ इस भरोसे नहीं बैठ सकते कि हमारे पास कंज्यूमर है। हमें और क्या क्या करना होगा सर? देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब केंद्रीय सरकार की तरफ से बहुत ऐसी पॉलिसीज बनाई गई, बट आपको काम करना है। जो लोकल इंस्पेक्टर आएगा, सैनिटरी इंस्पेक्टर आएगा, बिल्डिंग इंस्पेक्टर आएगा, लेबर इंस्पेक्टर आएगा, उस लेवल पे, मुफस्सिल लेवल पे बहुत रिफॉर्म्स चाहिए। तो ये वेलकम करना पड़ेगा वेल्थ क्रिएटर्स को और विदेशी निवेश को। ये कई क्षेत्रों में हमने बहुत अच्छा किया है। पीएलआई के ड्यूरिंग जो काम हुआ है दीपक जी, वो बहुत अच्छा हुआ है। स्पेशली ये आप मोबाइल फोन्स का जो एक्सपोर्ट देख रहे हैं, अब उसमें वैल्यू एडेड हमें और करना है। बेस्ट होगा अगर चिप भी यहीं बने और स्क्रीन्स भी यहीं बने और केवल हम असेंबल ना करें। बट फिर भी 12,000 10,000 करोड़ महीने का एक्सपोर्ट करना बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसे ही टेक्सटाइल्स में देखिए, कहीं हम पीछे छूट गए और छोटा देश बांग्लादेश भारत की टक्कर में आ गया। तो पॉलिसीज सेक्टर वाइज चाहिए, ईज ऑफ बिजनेस चाहिए और लोगों को प्लांट लगाने के लिए। अच्छी बात क्या है कि आज भी जो आंकड़े आए, एक देशी ब्रोकरेज की आज रिपोर्ट में पढ़ रहा था दीपक जी, कैपेक्स पे, और लगभग 8.5 लाख करोड़ इस वित्तीय वर्ष में भारतीय कंपनियां कैपेक्स में लगा रही है। भारत सरकार तो 10 लाख लगा ही रही है, बट कंपनियां भी शुरू हो गई हैं। तो एक मोमेंटम जरूर है, बट ये चांस है चाइना को टक्कर देके बहुत सारी इंडस्ट्रीज भारत में लाने का। बहुत अच्छा काम हुआ है, बट हमें इस पे बैठे नहीं रहना, क्योंकि सारे देश ऐसे ही देख रहे हैं कि किस तरह से वो अट्रैक्ट करें। यहां तक कि अमेरिका भी इतना, उनका जो इन्फ्लेशन एक्ट आया वो एक्चुअली इंडस्ट्रियल रिकवरी एक्ट है, और उसमें वो $350 बिलियन दीपक जी दे रहे हैं अपनी इंडस्ट्रीज को फिर से घरेलू क्षमता बनाने के लिए, ताकि चीन के ऊपर उनकी निर्भरता कम हो। तो ये जो नियर शोरिंग। जी सर, एक चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा था, आपने उसका जिक्र भी किया। आपने वियतनाम का जिक्र किया, आपने बांग्लादेश का जिक्र किया। इंटेल के हवाले से अगर मैं बोलूं या दूसरी कंपनियों के हवाले से बोलूं, क्या भारत निवेश के लिए अभी भी मार्केट इतना बड़ा है कि आपको निवेश भी ज्यादा लाना पड़ेगा? क्या ऐसी सोच है? वियतनाम की छोटी इकोनॉमी है, वहां पर छोटा निवेश से भी काम चल जाएगा, बांग्लादेश पे भी छोटे निवेश से काम चल जाएगा। भारत पे आपको निवेश के लिए सोच समझना पड़ेगा। बड़ा मार्केट है, बड़ा निवेश चाहिए होगा। क्या ये वजह तो नहीं है कि भारत में सोच समझकर कंपनीज आएंगी या थोड़ा सा ज्यादा पैसा इकट्ठा करके आएंगी? नहीं, वो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप सप्लायर ऑफ चॉइस दुनिया के लिए बन रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि केवल भारत, उल्टा एडवांटेज है कि जो हम बनाते हैं वो हम कंज्यूम भी कर सकते हैं। तो जो ऐसी आबादी या सरप्लस नहीं है। अब थाईलैंड देखिए, जिस तरह से ऑटो का हब बना थाईलैंड, उसके पास आबादी नहीं है जो कंज्यूम कर सकती है, वो एक्सपोर्ट हो रहा है वहां से। वियतनाम में इंटेल का प्लांट जब लगा, मैं ईयर नहीं बोलूंगा क्योंकि उससे पता लग जाएगा, मैं लेके गया था एक बड़ी कंपनी को, और उस टाइम की सरकार के पास, और इतना मुंह खुल जाता है लोगों का भारत में काम करने के लिए, कुछ भी देने के लिए। एक रिटेल कंपनी के हेड को लेके गया,
एक रीजनल गवर्नमेंट के पास। वो मंत्री ने पहले 1 घंटा बिठाई रखा, लेट आए, फिर एक कार्ड फेंक के कहते हैं तुम ये आलू का प्लांट लगा दो 50 करोड़ का और फिर तुम्हें सब मिल जाएगा। उसने बोला मैं आलू वगैरह नहीं करता हूं, मैं रिटेलर हूं और यहाँ आपके एक कर्टसी कॉल पे आया हूं। और बाहर निकल के उन्होंने कहा इस आदमी को कभी मेरे से मत मिलवाना फिर से। तो ये असलियत है, ये जरूर बदला है, बहुत बदला है 2014 के बाद। बट आप जब लोकल लेवल पे पहुंचते हैं, वो जो इंस्पेक्टर राज है वो अभी भी जारी है। अभी आप अगर कहीं पे भी किसी बिल्डिंग में, अपने ऑफिस में ही आप एक कांच बदलने जाएंगे ना, तो वो कमेटी वाले आ जाते हैं वीडियो लेते हुए, और वो लेवल तय है, पर स्क्वायर फुट इतना देना पड़ेगा, इतना काम करा के लिए। इस तरह की जो चीजें बदलनी पड़ेगी वो है। वो वियतनाम, बांग्लादेश में ऐसा नहीं है वहां करप्शन नहीं है, बट वहां आप देखिए जिस तरह से चाइना से इंडस्ट्रीज मूव हुई, वियतनाम का अपना कंजप्शन मार्केट नहीं है। अभी उनका इतना हो गया कि उनके पास रियल एस्टेट नहीं है ऑफिसेस के लिए। इतना हमारे पास एडवांटेज है, भारत का नेचुरल एडवांटेज बहुत बड़ा है, बट जो लोकल लेवल करप्शन है वो होल्ड बैक करती है। हाँ, ये एक थोड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने ये भी कही। मैं थोड़ा सा इसका मतलब ये भी निकाल रहा हूं कि जब वियतनाम में सब कुछ भर जाएगा, हम तब अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। वो चाइना से सीधे भारत क्यों नहीं आए, ये हमें थोड़ा सोचना होगा। अब वियतनाम में ऑफिस खोलने की जगह नहीं बची है, तब जाके वो इंडिया में आएंगे, तो ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। लेकिन सर, एक जो ग्लोबल कंज्यूमर क्लास कही जाती है, क्या इसको इग्नोर किया जा सकता है? $12 अ डे, पीपीपी 2017 की अगर तुलना में देखें, $12 अ डे जो कि ग्लोबल कंज्यूमर क्लास को डिसाइड करती है, ये $12 अ डे का जो मार्केट है इंडिया में, इसी साल 2023 में 3.5-4 करोड़ के ऐसे हमारे यहां ग्लोबल कंज्यूमर क्लास पैदा हो जाएगी। क्या हम इस उभरती हुई कंज्यूमर क्लास को इग्नोर कर सकते हैं सर? क्या नहीं, हम नहीं कर सकते, बट हमें पॉलिसीज बहुत पैनी रखनी पड़ेंगी। अब देखिए, चाइना ने जो सर्विस सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कंपनियां थी, फेसबुक हो, गूगल हो, कोई भी हो, उसको अंदर नहीं आने दिया। उन्होंने अपनी कंपनियां बनाई, तो वैल्यू एडिशन चाइना में हुई। आज आप 400 मिलियन कंज्यूमर तो दे देते हैं। टेस्ला के साथ क्या बात चल रही थी? टेस्ला ने कहा मुझे ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करने दो, तो हमारे मंत्रियों ने यही कहा कि आप शंघाई में बनाएंगे तो वैल्यू सारा चाइना में होगा और भारतीय पैसे देंगे, उसके लिए मैं ड्यूटी भी काट के आपको दे दूं। ये कहां की बात है? आप ये बोल रहे हैं कि मैं फैक्ट्री लगाऊंगा, देखते हैं कैसे चलता है वो। ये बात है कि अगर ये कंपनियां चीन में कर सकती हैं फंक्शन, तो भारत तो बहुत आसान है। यहाँ जान माल का नुकसान नहीं होता, आपका प्रॉपर्टी प्रोटेक्टेड है, रूल ऑफ लॉ है, अकाउंटिंग बहुत अच्छा है। जहां चाइना में सीज हो जाता है प्रॉपर्टी, यहां नहीं होता है, आपको प्रोटेक्शन है। तो बहुत हमारा पॉजिटिव भी है, बट ये है कि हमारा नंबर बड़ी देर से आता है दीपक जी। अब देखिए, पोलैंड यूक्रेन के साथ लगा हुआ है, तो रशिया अगर बढ़ेगा, बेलारूस के साथ लगा हुआ है, बेलारूस में न्यूक्लियर मिसाइल आ गए हैं रशिया के, उसमें इंटेल बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा के चिप प्लांट लगा रहा है। वो हमारे देश में क्यों नहीं लगा रहा है? इसका हमें जरूर कुछ आत्मचिंतन करना चाहिए कि क्यों ये देश, या इजराइल में वो लगा रहा है, अरब्स के साथ इजराइल बैठा हुआ है। इजराइल में आपके पास बहुत सक्षमता है, अच्छे क्वालिफाइड लोग हैं, बट भारत में उसके सामने 1000x नंबर ऑफ इंजीनियर्स अवेलेबल होंगे। बट सर, तो नेचुरल एडवांटेज। सर, आपके अनुभव से जरा बताइए सर, ये आपने जो ग्राउंड लेवल की बातें की हैं, कहा यह जाता है कि नई रिजीम में खासतौर से 2014 के बाद काफी कुछ बदला है। हालांकि ये बदलाव बीते 2-3 दशक से शुरू हो गए थे। मेरे ख्याल से 2000 के बाद से तो जो भी सरकारें आई हैं, हर किसी ने कोशिश ये की कि भारत में ईज ऑफ डूइंग को बढ़ावा दिया जाए, चाहे वो बीजेपी रही हो, यूपीए रहा हो, एनडीए रहा हो। क्या कुछ भी नहीं बदला सर? हम देखते हैं सर कि रेटिंग्स में लोगों का नजरिया नहीं बदल रहा है। कंपनीज, ग्राउंड रियलिटी शायद बदल रही है, लेकिन कंपनीज के नजरिए में वो रिफ्लेक्शन नहीं आ पा रहा है। तो हमारी जो इमेज है सर, उसको और बेहतर करने के लिए हमें क्या करना होगा? और ये क्या इमेज ही खराब है या असल में ग्राउंड पे हालत खराब है सर इतने?
मैं कहूंगा 91 के रिफॉर्म सबसे बेहतर थे। सबसे बड़ा जो चेंज हुआ है, क्योंकि जो लाइसेंस परमिट कोटा राज बन गया था वो 91 में कटाया गया। फिर 2008 में जबरन रिफॉर्म करने पड़े। फिर 2014 में नए रिफॉर्म्स आए। अब ये जो पीएलआई वगैरह आया बहुत ही अच्छा है, बट लेबर रिफॉर्म अभी तक आपके नहीं आए। लैंड रिफॉर्म कोई सरकार इस देश में नहीं कर सकती, जैसे हमने देखा भी 2 बारी पलटवार हो गया। फार्म्स सेक्टर देखिए, वो बिचौलिए खा रहे हैं सारा पैसा। फार्मर को बहुत कम मिलता है। बीच में आपकी इतनी डिस्ट्रीब्यूशन चेन है जो पॉलिटिकली ब्लेस्ड है। आपके एपीएमसी सारे पॉलिटिकल पार्टीज कंट्रोल करते हैं, तो ऑन द ग्राउंड बहुत मुश्किल है। बड़ी कंपनियां कर लेती है। मैं बड़े बड़े बैंक्स में काम करता था, मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। बट जब हम एटीएम लगाते थे दीपक जी 1990 के शतक में, मैंने भारत में सबसे ज्यादा एटीएम लगाए। जब एटीएम आया ही नहीं था भारत में, हमें ऐसे नोटिस आ जाते थे कि आप ड्रेनेज ब्लॉक कर रहे हैं क्योंकि आपने साइनेज लगाया बाहर एटीएम के बाहर, और साइनेज आपका ऊपर है, उसका पानी से लेना देना नहीं है। वो सैनिटरी इंस्पेक्टर आके और फिर आप पैसे दे दो तो। और हमारा एंटी करप्शन रूल्स बड़े तेज होते हैं, तो 3-3 साल हमारा काम नहीं होता था क्योंकि हम लीगली उसको फॉलो करते थे। वो कोर्ट्स में अटक जाते थे जाके। अब क्या है, बड़ी कंपनियों के लिए आसान है। छोटे मझोली जो कंपनियां हैं उनके लिए अभी भी मैं कहूँगा आसानी नहीं है। लोकल लेवल, स्टेट लेवल्स पे अभी भी बहुत मुश्किलात पेश आती हैं। बट ये जो चाहिए भारत के लिए, जो चाहिए हमें टारगेट करना चाहिए, ये 500 बड़ी कंपनियां हैं विश्व की, इनको हमें प्रोत्साहित करना है। हम कोई उनको एक्स्ट्रा नहीं बोल रहा हूं, लेवल प्लेइंग फील्ड रखिए। भारतीय कंपनियां भी अच्छा करनी चाहिए, बाहर की कंपनियां भी। किसी के लिए एक्स्ट्रा नहीं मैं मांग रहा हूं, बट इतना तो देखिए कि बाकी देश क्या दे रहे हैं। वो आपका जो एम्बेसडर उधर बैठा हुआ है उसको रिपोर्ट्स भेजने चाहिए, भाई ये इंटेल ने पोलैंड में लगाया, जबकि वो रशिया से 5 मिनट का दूरी है। अगर मिसाइल आती है तो वो $10 बिलियन क्यों डाल रहा है इंटेल, या इसराइल में क्यों डाल रहा है, एटलीस्ट वो बताएं। और यहां क्यों नहीं हुआ? जो ये देखता है, ये जो सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैठा हुआ है, जो ये देख रहा है, उसका क्या जवाब है कि इंटेल क्यों नहीं आया भारत में? ये मैं पूछ रहा हूं। एब्सोल्युटली सर, मुझे लगता है कि ये बारीक चीजों पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में तो हम बोल देते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है। ठीक ठाक है भी, ऐसी बात नहीं है। काफी परिवर्तन आया है, काफी हमारी अच्छी जर्नी रही है, आगे के प्रोजेक्शंस भी अच्छे हैं। लेकिन जो बॉटलनेक्स हैं और जो डेडलॉक्स हैं, उनको आपको बारीक नजर से मैच्योरिटी के साथ सुलझाना होगा। अगर आपने वहां पर नहीं सुलझाया तो फिर वही कहानी हो जाएगी कि हम देखते रह जाएंगे और ये जो अपॉर्चुनिटी का जो बॉल है ये पूरी दुनिया में घूमता रहेगा। जब चीजें, जैसे वियतनाम का एग्जांपल आया, जब वहां पर चीजें फुल हो गई तब हमारा नंबर आ रहा है साहब। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें आगे बढ़ना है तो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स, कुछ हट के बातें भी होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, अजय सर। आपसे बात करके हमेशा ऐसा ही लगता है कि वास्तविकता भी नजर आ जाती है। कई बार ऐसा लगता है कि एक तरफा एक पिक्चर दिखाई दे रही है, लेकिन फिर आप जो फैक्ट्स लेकर आते हैं उसके बाद जो धरातल की असली सच्चाई है उसका पता लग जाता है। बहुत हाँ, बोलिए सर, बोलिए। और एक अच्छा एग्जाम्पल भी दूंगा। मेरे एक पुराने जानकार हैं, उनका प्लांट था दीपक जी, और इतनी मारामारी चल रही थी, इतना एक्सटॉर्शन हो रहा था, और वो एक स्टेट में गए और विदाउट एनीथिंग उनको जाके मिले, जी मुझे ये प्लांट है मेरा, यहाँ रिलोकेट करना है। एक दिन में उनको बिजली, पानी, लैंड मिल गई, और फिर वो बैठे, हाँ जी और क्या? तो वो सामने जो आईएएस थे उन्होंने पूछा, हाँ जी आप क्या बोल रहे हैं और क्या? नहीं, आपकी कुछ है क्या डिमांड? बोले नहीं, हमें तो आप नौकरियां लाइए। वो पूरा प्लांट उस प्रांत से उठा के नए प्रांत में चले गए। तो ऐसा भी हो रहा है दीपक, ऑन द ग्राउंड ऐसी स्टोरीज भी हो रही हैं। जो लोग हमारे आईएएस वाले काम कर रहे हैं, बट बहुत जरूरत है ये परकोलेट करे। जो ये नेता बाबू नेक्सस बन गया ना इतने 75 सालों का, और कि भाई जो जिस आदमी को दबोच लो, पैसे निकालो। वो जो ये जी जिनपिंग ने जैसे 4 लाख लोगों को जेल में डाला करप्शन के लिए, उस तरह की मुहिम चाहिए।
कि आम करप्शन जो आम वेल्थ क्रिएटर को तंग करती है, बड़ी कंपनियों वो मैनेज कर लेते हैं, पर जो मझोली कंपनियां हैं उनके लिए तो ये भी था। ये आपने सही अच्छा कहा कि ये सहृदयता की और ये जो ईमानदारी की जो कहानियां हैं, ये स्टैंड अलोन नहीं होनी चाहिए, ये स्कैटर्ड नहीं होनी चाहिए, ये पूरे देश की कहानी होनी चाहिए। ये किसी एक आईएएस की कहानी नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये देश के पूरे प्रशासनिक तंत्र की एक समूची कहानी होनी चाहिए, तब जाके मजा आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, एक बार फिर से बहुत मजा आया आपसे बातचीत करके। थैंक यू सो मच।